खबरों की तह में छिपी होती है कई तरह की बारीकियां। जब आप इन्हें एनालाइज कर कर आपके सामने हम लेकर आते हैं तो हम मिस्टर एनालाइजर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और उसके साथ ही अब सांसदों के शपथ लेने का वक्त आ चुका है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके मंत्रिमंडल और उसके साथ साथ 266 लोगों ने आज शपथ ली संसद में और सांसद के अपने दायित्व को निभाने की बात कही। अब इसके साथ साथ संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है। कल बाकी बचे सांसद भी शपथ ले लेंगे और उसके साथ साथ सभी सांसद जो चुनाव जीत कर आए हैं वो अपनी शपथ के साथ संसद की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हम सबको ये उम्मीद थी कि इस 18वीं लोकसभा में चीजें कुछ अलग तरीके से होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बीते 10 सालों से विपक्ष एक बहुत ही कमजोर स्थिति में था और ऐसी स्थिति में सरकार अपने दम पर न सिर्फ बहुत बातें कर सकती थी बल्कि अपनी मौजूदगी को विपक्ष के ऊपर सर्वोच्च तरीके से प्रस्तुत भी कर सकती थी। अब विपक्ष के पास 234 सांसदों का समर्थन है, जो कि एनडीए गठबंधन के 300 से कम सांसदों के मुकाबले है। यानी मामला बराबरी का नहीं लेकिन 19-20 का जरूर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की शुरुआत में अपनी तरफ से जो पिच रखी, पहले आप देखिए। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। तो सभी सांसदों का स्वागत करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि जनता ने एनडीए सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश की जनता विपक्ष से भी अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। यहां पर उन्होंने अपने इस एक वक्तव्य के साथ ही विपक्ष को भी यह चेताने की कोशिश की कि विपक्ष भले ही संख्या बल में पहले के मुकाबले अब ज्यादा है, लेकिन विपक्ष की भूमिका एक सकारात्मक विपक्ष की होनी चाहिए। वो एक तरफा नहीं हो सकती और जनता के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपातकाल के दंश को इस देश ने देखा है और झेला है। लिहाजा विपक्ष में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, मसलन कांग्रेस, जो आपात के लिए हमेशा से जिम्मेदार मानी जाती रही है। विपक्ष ने हमेशा यह कोशिश की पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कि संविधान खतरे में है, संसद खतरे में है। तो अब यह विपक्ष के ऊपर भी निर्भर करता है कि विपक्ष सही तरीके से काम करे। उन्होंने क्या कहा यह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष का रुख क्या है आज के दिन में। विपक्ष पहले से ही विरोध के तौर पर सामने आ रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं विपक्ष को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नसीहत दी। आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा विपक्ष ने आक्रामक रुख पहले से ही इख्तियार कर रखा था। इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा, जो कि अब एक जगह से अलग हटाकर प्रेरणा स्थल पर लगा दी गई है, वहां पर जाकर संविधान की प्रतियां ली, विरोध और प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी बातें कही वो भी मैंने आपको सामने प्रस्तुत कर दिया। कुल मिलाकर अभी जो लोकसभा में स्थिति बनती दिख रही है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव डे 1 से शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तनातनी शुरू हो गई। विपक्ष का यह कहना था और उसका साथ सत्ता पक्ष का क्या कहना है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्ष ने आपत्ति उठाई कि केरला के सांसद के सुरेश, जो कि सबसे सीनियर हैं, उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नियम के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने कहा कि के सुरेश सबसे अनुभवी सांसद हैं और 8 बार सांसद रह चुके हैं, लिहाजा प्रोटेम स्पीकर उनको ही होना चाहिए था। इस पर कानून मंत्री ने, माफ कीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्री ने यह बताया कि के सुरेश 2 बार चुनाव हार चुके हैं और जबकि माताब साहब लगातार 7 बार से सांसद
चुने गए हैं, लिहाजा उनका चुना जाना अपने आप में सही है। विपक्ष ने कहा कि यह जानबूझकर इसलिए किया गया क्योंकि प्रोटेम स्पीकर दलित सांसद हो सकते थे और ऐसा नहीं होने देना चाहता था सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस जानबूझकर सियासत करती दिखाई दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार का संसदीय सत्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगा या कंस्ट्रक्टिव बातचीत होने वाली है, भूल जाइए ऐसी बात, क्योंकि संसद की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर पर तनातनी, उसके बाद स्पीकर पद को लेकर तनातनी, यहां पर भी एक नई परिपाठी सामने रखने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह एक तरह से संसदीय प्रणाली में है कि स्पीकर सत्ता पक्ष की तरफ से होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का माना जाता है ताकि सर्वसम्मति से कामकाज हो। लेकिन एनडीए ने यह तय किया है कि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो और डिप्टी स्पीकर एनडीए की तरफ से हो, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने स्पीकर के नाम पर भी हैं। इसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर जो चर्चा होगी वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। कुल मिलाकर देखा जाए तो टकराव की स्थिति डे 1 से बनती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कमर कस ली है। सबसे पहले तो पेपर लीक कांड एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। नीट, एनईटी, इन तमाम एग्जाम्स के कैंसिल या पोस्टपोन होने की सूरत में एनटीए के इस तमाम गड़बड़झाले को लेकर, छात्रों के भविष्य के अंधकार में स्थिति को लेकर विपक्ष पहले से ही कमर कसकर तैयार है। राहुल गांधी तो लगभग हर मौके पर कह रहे हैं कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। नए क्रिमिनल लॉ जो अब होने वाला है, भारत न्याय संहिता BNS, ये 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है देश के कई हिस्सों में और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये पूरे देश में लागू होगा। उसे लेकर भी जबरदस्त विरोध है। डीएमके से लेकर कांग्रेस तक ने कमर बांध ली है। उनका कहना है कि भारत न्याय संहिता को अभी लागू इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी न के बराबर है। इस बिल को जबरदस्ती पारित किया गया जब बहुत बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को संसद भवन से बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि इस पर चर्चा ही नहीं हुई। समितियों में चर्चा होनी चाहिए, ये एक अच्छा कानून नहीं है, यानी इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से घमासान के आसार दिख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर भी घमासान बनता दिख रहा है, उस पर भी सेना की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सरकार ने कहा है कि वो इस योजना में जहां कोई कमी है उसे दूर करेगी, लेकिन विपक्ष ने कमर कस ली है क्योंकि इस योजना के तहत कम से कम आने वाले 2 राज्यों के चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र। उसके बाद शेयर बाजार में 4 तारीख को जो जबरदस्त गिरावट आई और 5 और 6 तारीख को उसमें जबरदस्त उछाल आया, इसे लेकर भी एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है और इस मामले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और फिर भारतीय रेलवे में सुरक्षा को लेकर अभी जो हमने देखा था ट्रेन एक्सीडेंट पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से विपक्ष ने कमर कस ली है कि किसी भी तरह से सरकार को बैकफुट पर लाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो नीट का मसला है और इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि तरह तरह की बातें सामने आएंगी। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आए थे, उस वक्त भी सांसदों ने एक अलग ही रवैया इख्तियार किया था। विपक्ष के खेमे ने नारेबाजी शुरू कर दी थी, बार बार नीट के नारे लगा रहे थे। विपक्ष के इस तेवर से कम आप समझ सकते हैं कि विपक्ष क्या करने जा रहा है इस बार। देखिए ये वीडियो क्लिप आपके लिए। तो कुल मिलाकर जबरदस्त मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान। तो हमने आपको ये दिखाया किस तरह से जब धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, HRD मिनिस्टर हैं, शपथ लेने के लिए जा रहे थे सांसदी की, तो उनके ऊपर तरह तरह के आक्षेप किए गए। जो अभी जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है उसमें क्या हाल है? अब जो मौजूदा सूरत हाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, सहयोगी जो कि अलग अलग दलों में हैं, यानी कि अगर आप सत्ता पक्ष के सहयोगी की बात करें तो 53 सांसद यहां पर हैं और विपक्ष में जो सहयोगी दल है उनकी संख्या 135 है। कुल मिलाकर 293 वर्सेस 234 ये आंकड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार
किसी भी बिल को पास कराना सत्ता पक्ष के लिए पहले के मुकाबले आसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो बिल पास करने का तरीका है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास कराने के लिए साधारण बहुमत से काम चल जाता है। मनी बिल यानी कि फाइनेंस बिल को भी पास कराने के लिए साधारण बहुमत काम आता है। लेकिन जब आप प्राइवेट बिल की बात करते हैं तो यहां पर भी साधारण बहुमत से काम चल जाता है। अब मामला कहां अटकता है? मामला अटकेगा संविधान संशोधन पर, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चुनाव आयुक्त को हटाना, इस तरह के तमाम मामलों पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसदीय ढांचे में बदलाव को लेकर अगर कोई संविधान संशोधन है तो इसमें भी 2/3 की जरूरत होती है और आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। इन सब मुद्दों पर आज सरकार को काफी बड़े पैमाने पर विरोध झेलना पड़ सकता है। अब ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो अटक सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले बीमा सुधार कानून, इसमें एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने की बात है। इंश्योरेंस सेक्टर का यह रिफॉर्म अपने आप में एक बहुत बुनियादी रिफॉर्म है जिसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस कंपनीज को है। इससे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। लेकिन अगर इस बिल को पारित कराना है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। दूसरा बड़ा बिल, मोबाइल नेटवर्क की तरह बिजली कंपनी चूज करने का बिल। अभी तक हमारे पास यह अधिकार होता है कि हम किस मोबाइल नेटवर्क में अपने मोबाइल फोन को जोड़ना चाहते हैं, हम उसका सिम कार्ड लेते हैं। इसी तरीके से बिजली कंपनी कौन सी है जो आपके घर को बिजली पहुंचाएगी, इसको भी चुनने का अधिकार आपको मिल सकता है। लेकिन सरकार यह तभी कर पाएगी जब इस बिल को पारित करा पाए। इसको पारित करा पाना भी अभी सरकार के लिए टेढ़ी खेल है। और उससे भी बड़ा मसला है डिजिटल इंडिया एक्ट का। डिजिटल इंडिया एक्ट में अब खास करके जो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक एक्ट है जो उसको पेश करने की बात चल रही है। इस पर अभी सरकार ने पहले से लोगों की राय मांगी है। लेकिन अब जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें विपक्ष इसमें इतने ताकतवर स्थिति में है कि डिजिटल इंडिया एक्ट को वो पारित न होने देने में पूरी और सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे भी काफी क्षति होगी। और इसके साथ साथ बीज विधेयक यानी कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट है, इसे लेकर किसानों की बेहतरी की बड़ी बातें कही जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस विधेयक को लेकर भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है सरकार को। तो यानी कि मनी बिल तक तो ठीक है, फाइनेंस जो बजट पेश होगा वहां तक तो कोई दिक्कत सरकार को नहीं आनी जा रही। लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े बिल हैं, बड़े बदलाव के बिल हैं, आर्थिक सुधार के हों, सामाजिक सुधार के हों, सरकार के काम करने का ढांचा और तरीका हो, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी मोदी सरकार। आइए आज की दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नीट, यूजीसी और एनईटी, ये जो पूरी संस्था है, इसने किस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है, इसकी कई रिपोर्ट्स हम आपके सामने मिस्टर एनालाइजर में प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन आज सवाल यह उठता है, और यह सवाल मिस्टर एनालाइजर में हम आपके सामने और सरकार के सामने भी उठाना चाहते हैं, क्या होगा बच्चों का? अभी भी आज भी हंगामा जबरदस्त चल रहा है। चाहे आप कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एबीवीपी की बात कर लीजिए, या फिर तमाम और संस्थानों की बात कर लीजिए, एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स यूथ विंग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार के पास इसका अभी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार तो अभी यही समझने की कोशिश कर रही है कि यह नीट का घोटाला कितना बड़ा है। अभी तक जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसमें 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कहां ये 13 लोगों की गिरफ्तारियों से शुरू हुआ मामला बिहार से होते हुए इसके फुटप्रिंट्स अब देश के अलग अलग कोनों में मिलते चले जा रहे हैं। गुजरात में यहां इसके तार पहुंचे, उसके बाद महाराष्ट्र लातूर में भी एक प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को पकड़ा गया है। देवघर झारखंड में, गोधरा गुजरात में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना से 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कई जगहों पर कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके जरिए इस बारे में अब चर्चा आम है कि पहले से ही पर्चे लीक होते रहे हैं। पर्चे ही नहीं लीक होते, बल्कि कई बार बच्चों को एक दिन में का वक्त दिया जाता है और सब कुछ रटवा दिया जाता है ताकि वो जाकर परीक्षा पत्र में उसी तरीके से जवाब लिख सके। और जो स्थिति बनती दिख रही साहब, वो बहुत ही भयावह है। आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर संसद में संग्राम चलने वाला है। लेकिन यह संग्राम
क्या इस मामले का सलूशन है? हमें आज एक सलूशन चाहिए। सबसे पहले संसद का संग्राम आप देखिए और फिर उसके बाद मैं आपके सामने कुछ बुनियादी सवाल रखने जा रहा हूं। देखिए, मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे और हम दायित्व लेते भी हैं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। विपक्ष ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मिस्टर एनालाइजर के हमारे इसी शो में मैंने आपके सामने बीते 3 साल के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जहां एनटीए और उसके साथ साथ तमाम अन्य परीक्षाओं में से कहां कहां पेपर लीक या गड़बड़ियां सामने आई थी, उसके 48 रिपोर्टेड मामले, 48 मामले जो कि पुलिस में दर्ज है गड़बड़ी के तौर पर, मिस्टर एनालाइजर में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अब जो स्थिति है, नीट की जो परीक्षा की गई, इसके सामने आने के बाद से शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया। सीएसआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस परीक्षा का आयोजन एनटीए की ओर से कराया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब इस परीक्षा को 25 से 27 जून के बीच में कराया जाएगा। सवाल यह उठता है कि अगर इसमें पहले आशंका थी कि यहां पर पेपर लीक या इस तरह के डार्क नेट पर चीजें मिल सकती हैं, तो क्या बदल गया है परीक्षा के कैंसिल करने से लेकर 25 से 27 जून के बीच में, जिसकी वजह से इस एग्जाम को दोबारा किया जा रहा है। नीट की परीक्षा को लेकर जो मेडिकल परीक्षार्थी हैं, 24 लाख बच्चों ने इस बार यह एग्जाम दिया था। इसको लेकर तरह तरह की गड़बड़ियां पूरे देश भर से सामने आती चली जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा एनटीए के ऊपर। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए एनटीए की पूरी जांच की बात कही है। एनटीए के मुखिया को बदल दिया गया है, उनकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को अब मनोनीत किया गया है और साथ ही साथ एक समिति बनाई गई है जो कि सिफारिशें करेगी कि एनटीए में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। लेकिन साहब, ये तो तब है जबकि सरकार इन बदलाव को करने की बात कर रही है। सवाल यह है कि 24 लाख बच्चों ने जिस परीक्षा को दिया, उस परीक्षा का क्या? यहां पर जो बातें निकल कर आ रही हैं वो इस बात को भी स्पष्ट करती हैं कि सरकार के पास फिलहाल बच्चों के भविष्य को लेकर बातें तो हैं, लेकिन जमीन पर कोई खास ठोस कदम उठाती सरकार नहीं दिखाई दे रही। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि शिक्षा मंत्री ने अभी इस पर कहा क्या है, फिर उसके बाद जो सवाल उठते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है, तो देखा आपने किस तरीके से जो पूरा घोटाला चलता चला जा रहा है। इसकी वजह से अब जो स्थिति है उसमें यह बात है कि सीबीआई की जांच की बात कही गई है नीट को लेकर, लेकिन क्या सीबीआई को कोई टाइम दिया गया है? कोई टाइम फ्रेम है क्या सीबीआई के पास? सीबीआई तो अभी जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद मुकदमा चलेगा और तब जाकर समझ में आएगा कि यहां कहां कैसे गड़बड़ी हुई। लेकिन छात्रों का क्या होगा साहब? सरकार यह कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नीट मेडिकल एडमिशंस के लिए जो काउंसलिंग है वो चलती रहेगी और उसके बाद बच्चों का एडमिशन होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि को बच्चों का एडमिशन आधार क्या होगा उसका? जिन बच्चों ने अभी जो री एग्जाम हुए हैं 1500 बच्चों के, उसमें से भी 52% बच्चे ही एग्जाम देने के लिए आए, बाकी बच्चे अपने पुराने मार्क्स से संतुष्ट हैं। पेपर लीक के इतने मामले सामने आ चुके हैं, 5-6 जगहों से इसके बारे में चीजें सामने आ चुकी हैं। तो अब जो एडमिशंस होंगे मेडिकल कॉलेजेस में, उसका आधार क्या होगा? इसके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ भी जानकारी सामने नहीं रखी है। सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में उसी परीक्षा के आधार पर होगा जिस पर इतने सवाल हैं? और अगर उसी आधार पर होना है तो फिर इन सवालों का मतलब क्या है?
इसके साथ साथ क्या बच्चों को इस बात की कभी भी जानकारी होगी या उन्हें यकीन होगा कि जिस परीक्षा में वो बैठे जो नंबर उनके हैं वो सही में उनके हैं, या दरअसल बगल वाले के नंबर उनसे ज्यादा अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उसने चोरी की? तो यानी कि पूरे सिस्टम से भरोसा डगमगा चुका है। इस डगमगाते हुए भरोसे को सिर्फ कथन से शिक्षा मंत्री कैसे वापस कायम कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है साहब। दूसरा बड़ा सवाल, जो यूजीसी नेट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया, यह कहते हुए कि उसका नेट का एग्जाम जो रद्द कर दिया गया यूजीसी नेट का, यह कहते हुए कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पर डार्क नेट के जरिए उसके क्वेश्चन पेपर एग्जाम के एक दिन बाद ही होम मिनिस्ट्री की जांच एजेंसी को मिला। उसका एग्जाम कब होने जा रहा है? जिन छात्रों ने उस एग्जाम को दिया उनका भविष्य क्या होने जा रहा है? उसकी मार्किंग तो हुई नहीं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। वो एग्जाम कब होगा? महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? और अगर 3 महीने बाद होता है या 2 महीने बाद होता है तो ये जो पढ़ाई का जो नुकसान होगा ये कौन झेलेगा? क्या बच्चों की जिम्मेदारी है या दरअसल एनटीए की जिम्मेदारी थी? और अगर एनटीए की जिम्मेदारी थी जिसमें वो फेल रही है तो सरकार ने तुरंत इस पर कदम उठाते हुए एक पैरेलल संस्था के जरिए एग्जाम कराने के बाद क्यों नहीं सोची? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं साहब क्योंकि 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने, छात्रों ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया। उन 9 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। 24 लाख नीट के एग्जाम्स जो उन बच्चों ने दिए उनके भविष्य का सवाल है। इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है साहब। एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, अभी जो मौजूदा मनोनीत किए गए हैं, डॉक्टर प्रदीप जोशी, उनके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल क्या उठ रहे हैं साहब? कहा यह जा रहा है कि 2009 और 2010 में प्रदीप जोशी जी मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। उस वक्त उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। प्रोफेसर भर्ती मामले में 89 लोगों का चयन गलत तरीके से किया गया था, जो कि पकड़ा भी गया। जिस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सिलेक्शन को लेकर घपले की बात निकल कर आई है, उसी व्यक्ति को आप नीट के एग्जाम एजेंसी यानी कि एनटीए का अध्यक्ष अगर चुनते हैं तो फिर क्या लोगों में भरोसा कायम होगा? ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए था जिसके दामन पर कहीं कोई दाग न हो। लेकिन अब यह बात सामने उठ रही है कि क्या बच्चों में इस बात को लेकर भरोसा होगा? कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें कई सारे ऐसे पेपर लीक के मामले हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने भी बताया। 5 साल में 1 लाख से ज्यादा पदों की परीक्षा जो है वो प्रभावित हुई है। 15 राज्यों की 41 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ अभ्यर्थी के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों की अगर आप स्थिति देखें तो वहां पर एक के बाद एक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पेपर लीक की बात नहीं आई है। बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। साथ जब कोई ऐसा प्रांत ही नहीं है जहां पर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेकर और एजुकेशनल स्कैम्स तक सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोग भरोसा कैसे करें? अब यहां पर जो सवाल है वो मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख रहा हूं। सबसे पहला सवाल, जिन परीक्षाओं को या तो रद्द किया गया है या जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, उन परीक्षाओं में जो पास हुए छात्र हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार कब फैसला लेगी? दूसरा, जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन परीक्षाओं को दोबारा कब कराया जाएगा? और जब दोबारा कराया जाएगा तो क्या उसकी प्रणाली एकदम पुख्ता होगी? क्या दोबारा पेपर लीक जैसी संभावना या आशंका नहीं होगी? इसका भरोसा कौन देगा? जो नुकसान हो रहा है बच्चों का, जो शिक्षा प्रणाली पे जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? और सबसे आखिर में, रिक्रूटमेंट स्कैम हमारे देश में बड़े पैमाने पर है। जहां बेरोजगारी इतना बड़ा मसला है आज हिंदुस्तान में और सरकारी नौकरियों के लिए मारपीट लगी हुई है, यहां तक कि सिपाही भर्ती में पेपर लीक हो रहा है और वहां पर रैकेट हो रहा है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जहां पर गुजरात की एक कंपनी जो कि हवलदार भर्ती के पूरे प्रणाली को देख रही थी, उससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रेस्टिगेट कर दिया।
ऐसी तमाम नौकरी देने वाली परीक्षाओं के बारे में सरकार कैसे जनता के बीच भरोसा उत्पन्न करेगी। सरकार को अब इस पर एक व्हाइट पेपर रखना ही चाहिए और संसद में रखना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा हो कि सरकार जो कह रही है वही करती हुई भी दिखाई देगी। क्योंकि मोदी सरकार ने बीते 10 साल में एक बात स्टैब्लिश की है, जो सरकार कहती है वही करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा यही कहा, जो कहा वो किया। आज एक बार फिर यह बात कसौटी पर है। आज की तीसरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि पूरे तरीके से जनहित में है। आप जरा बताइए, कितनी बार आप पेट्रोल पंप जाते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी में पेट्रोल भराने या डीजल भराने के लिए, और आपको वो बढ़ी हुई कीमतें चुभती हैं साहब। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है, डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। और वहां पर क्या इस बात को आपको सनद होती है कि आप कितने पैसे दे रहे हैं? आज एक बड़ा और ज्वलंत मसला है, क्या पेट्रोल, डीजल और तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाहिए? आप कहेंगे भाई ये क्या मसला है। मैं आपको यह बताऊं साहब, अगर जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को ला दिया जाए तो कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। जी हां साहब, 20 रुपए प्रति लीटर का फायदा आपको सीधे डे 1 से हो जाए अगर समान जीएसटी दर पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने लगे। आइए मैं इसका पूरा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। पेट्रोल के बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस प्लस भाड़ा मिलाकर 55 रुपए 66 पैसे। यह मैं दिल्ली के आंकड़े बता रहा हूं आपको। दिल्ली में एक तरह से माना जाए कि देश में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल मिलती हैं। जीएसटी अगर इस पर लगेगा तो 28%, यह मैक्सिमम स्लैब है, 15 रुपए 58 पैसे। जो डीलर का कमीशन है पेट्रोल पर, यह आपको 3 रुपए 77 पैसे पड़ेगा। तो जब पूरे देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा, अभी जो दिल्ली वाली कीमत है उसके आधार पर, तो फिर 75 रुपए का आपको पेट्रोल मिलेगा, जो कि 19 रुपए कम होगा दिल्ली में, जहां अभी सबसे लगभग सस्ता पेट्रोल मिलता है। डीजल की बात करते हैं। डीजल का बेस प्राइस प्लस भाड़ा 56 रुपए 42 पैसा पड़ता है। इस पर 28% जीएसटी लगा दीजिए साहब, जो कि सबसे बड़ा स्लैब है, 15 रुपए 69 पैसे 79 पैसे। 2.58 ये जो है आपका डीलर कमीशन बनेगा, यानी कि 74 रुपये 76 पैसा ये आपकी डीजल की कीमत होगी। आप सोचिए आज डीजल कितने में आप खरीद रहे हैं और आप पेट्रोल कितने में खरीद रहे हैं। इसी से आप समझ जाएंगे कि जीएसटी को लागू करने से ही कितना बड़ा फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। आज की डेट में जो आप अपनी कीमतें दे रहे हैं उसका जरा ग्राफिक आप देख लीजिए साहब, आप हिल जाएंगे। देखिए बेस प्राइस तो वही है 55 रुपए 66 पैसे पेट्रोल के लिए, उसके बाद भाड़ा इस पर 20 पैसे लग जाता है, एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे लगती है साहब, ठीक है जी। उसके बाद डीलर कमीशन 3 रुपए 77 पैसे, और उसके बाद राज्य दिल्ली में जैसे सबसे कम मैंने आपको बताया तो 15 रुपए 40 पैसे के आसपास वैट दिल्ली सरकार लगाती है। तो आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे है। डीजल को इसी तरीके से अगर आप देखें तो दिल्ली में 87 रुपए 62 पैसे का डीजल मिल रहा है। लेकिन अगर 28% मैक्सिमम स्लैब है उसमें भी लगा दिया जाए, तो मैं ग्राफिक आपको दोबारा देखता हूं। देखिए जीएसटी लगाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत 75 रुपए हो जाएगी साहब, सिर्फ मात्र 75 रुपए। अब आप सोचिए 75 रुपए का पेट्रोल और 74 रुपए 69 पैसे का डीजल, कितना फायदा आपको होगा। अब इसके फायदे के हिसाब से मैं एक और चीज आपको बताता हूं। जरा सोचिए, आपको तो महीने का फायदा होगा ही होगा, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोगों को कितना फायदा होगा। इसके वजह से कीमतें कम होंगी, बस का भाड़ा, ट्रक का भाड़ा, ढुलाई का भाड़ा, सब कुछ कम होता दिखाई देगा। अगर जब ढुलाई का भाड़ा कम होगा तो सब्जी, तेल, साबुन, तमाम चीजें जो आप खरीदते हैं इसकी कीमतें कम होंगी, और जब ये सारी कीमतें कम होंगी तो आप अपने पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं।
जब आप ज्यादा सामान खरीदेंगे तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, जब आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी, आप बचत ज्यादा करेंगे तो आप उसके और ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी कि इकोनॉमी में और ज्यादा गति आएगी। जिस महंगाई से हम दो चार हो रहे हैं, उस महंगाई को रोकने का सबसे कारगर और मजबूत तरीका है पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर लाना। लेकिन इसमें अड़चन कहां है? इसमें अड़चन राज्य सरकारें हैं। अब जरा मैं इसका भी खेल आपको समझाता हूं कि राज्य सरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2023-24 के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। जीएसटी के जरिए सरकार, केंद्र सरकार को कुल कमाई मिली 20,18,000 करोड़ के आसपास, और पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स सरकार ने वसूला वो तकरीबन 2,92,000 करोड़ था। ठीक है, अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि अगर इस पेट्रोल डीजल के टैक्स को आप अलग तरीके से उपस्थित करें तो क्या स्थिति होती है। राज्य सरकारें इसलिए बार बार दखल देती हैं क्योंकि तकरीबन 3 लाख करोड़ राज्य सरकारों का राजस्व कम होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट लगता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में पेट्रोल 106 या 108 रुपए प्रति लीटर है। वही पेट्रोल दिल्ली में 94 रुपए का है, वही पेट्रोल उत्तर प्रदेश में 97 रुपए का है। यानी कि आप वेरिएशन देख रहे हैं। अभी कर्नाटक की सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से लोगों को अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो राज्य सरकारों के लिए आज ये एक बहुत बड़ा मुनाफे का केंद्र बन गया है। राज्य सरकारें अपने इस मुनाफे को नहीं छोड़ना चाहती। उनको ऐसा लगता है और बार बार यह दलील दी जाती है कि जीएसटी में जो राज्य और केंद्र के बीच में पैसे का बंटवारा है, उसमें राज्यों के साथ अनदेखी होती है। जब राज्य सरकारें अपने जरूरत से ज्यादा चादर फैलाने की कोशिश कर रही हैं और उनके पास चादर है नहीं, तो जाहिर सी बात है वेलफेयर स्कीम्स का जो भरोसा राज्य सरकारें देती हैं उसे पूरा करने के लिए पेट्रोल और जीएसटी जैसी चीजें काम आती हैं। इसके साथ साथ शराब को लेकर भी यही स्थिति है। पूरे देश में हर राज्य सरकार ने शराब पर अपने अपने तरीके के टैक्स लगा रखे हैं। शराब की एक बोतल एक कंपनी की हर राज्य में आपको अलग अलग कीमत की मिलेगी। जिस राज्य में टैक्स ज्यादा होगा वहां पर वो ज्यादा महंगी होगी, जिस राज्य में टैक्स कम होगा वहां वो सस्ती होगी। यानी कि शराब की एक बोतल आप गोवा में खरीदिए, जिस कीमत पर आपको गोवा में मिलेगी उस कीमत पर पूरे देश में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अल्कोहल पर सबसे कम टैक्स गोवा में है, सबसे कम टैक्स अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है, अल्कोहल पर सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा टैक्स कर्नाटक, सबसे ज्यादा टैक्स केरल, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से जीएसटी को अगर आप सेंट्रलाइज्ड तरीके से लाते, जो कि पूरे देश, दुनिया भर में, तमाम देशों में है, आज हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और आम जनता को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल को अगर आप जीएसटी के भीतर ले आए और सरकार अगर इस पर विचार कर ले, सभी सरकारें मिलकर, तो महंगाई को कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया आज पूरे देश के सामने होगा। महंगाई कम होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो देश और आमतौर पर पूरी जनता काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती दिखाई देगी। इसलिए हम सबको इस बात की वकालत करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के भीतर जरूर लाया जाए। और आज की आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। थोड़ी मौज मस्ती से इस स्टोरी को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत मौज मस्ती की है, लेकिन इसके अंजाम बड़े खतरनाक होने वाले हैं। क्या आपने कभी सपने में सोचा कि दो तानाशाह एक दूसरे के साथ मौज मस्ती, हंसी ठट्ठा और गाड़ी में टनाटन ऐश कर सकते हैं? हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा साहब। किम जोंग उन और उसके साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन के लिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे तोहफे के तौर पर प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने खुद, व्लादिमीर पुतिन ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। गाड़ी चलाई, दोनों ने गाड़ियां चलाई अपने अपने अंदाज में,
और जिस अंदाज में गाड़ियां चलाई और जो हंसी खेल मजाक यहां पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉयज क्लब में दोनों घुसे हुए हैं और ये बॉयज की पार्टी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये दोनों बॉयज जो बॉयज क्लब में हैं, ये अपने अपने देश के तानाशाह हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन इस तस्वीर में जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है वो अपने आप में यही पूरी नहीं हुई। इसके बाद एयरपोर्ट पर भी जब वो दोनों मिले थे तो उस वक्त भी एक अलग ही नजारा था साहब। ऐसी गलबैयां हो रही थी जैसे कि बिछड़े पुराने दोस्त मिल रहे हैं। ये हम आपको उनके आने की तस्वीर दिखा रहे हैं। जाने का तस्वीर तो और भी जबरदस्त और दिलचस्प है। जब व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा पूरी कर वापस लौट रहे थे तो वो एयरक्राफ्ट के विंडो से ऐसे देख रहे होते मानो अपने बचपन के बिछड़े हुए मित्र से बहुत दूर जाने की बात कर रहे हो। तो कुछ मिलाकर यह स्थिति बनती दिख रही है कि उत्तर कोरिया और रूस दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस पूरी यात्रा के दौरान ये देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर किम जोंग उन विदाई के समय खड़े थे और व्लादिमीर पुतिन विमान की खिड़की से उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। तो ये दोस्ती क्या है? इस दोस्ती को सबसे पहले आप इस नजरिए से समझिए कि दो तानाशाह देश जो आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं वो एक हो रहे हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता, एक डील साइन किया है। इस डील में मुख्य बात क्या है? अगर किसी भी देश पर कोई हमला होगा या युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो दूसरा देश बिना किसी विलंब के सैन्य या किसी भी अन्य तरह की सहायता को प्रदान करने में तत्परता दिखाएगा। और अगर युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित होती है या युद्ध होता है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब आप समझे हम कहां आ रहे हैं? ये जो शांति, ये जो बॉयज क्लब की खुशी, जो एक दूसरे से मिलने की खुशी थी, वो इस बात को लेकर है कि उत्तर कोरिया और रशिया अब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। आप कहेंगे कि आखिरकार इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि रूस का युद्ध जो अभी यूक्रेन के साथ चल रहा है उसमें चाहे आप ड्रोन्स की बात करें चाहे मिसाइल्स की बात करें, क्या आप जानते हैं कि उसे कौन या कौन सा देश बनाकर रूस को दे रहा है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया सबसे बड़ा सप्लायर है आज ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स का और उसके साथ साथ मिसाइल्स का। और ये पूरी सप्लाई आज रूस के पास जा रही है। यही वजह है कि इस नए संधि के साथ ये दोनों देश एक दूसरे की भागीदारी की बात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं जो कि आज पूरी दुनिया को एक तीसरे युद्ध के तौर पर सामने देखती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पर दुनिया के तमाम देशों में चिंता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया दो ध्रुव में, दो गुटों में बट रही है। ऐसा हमने पहले भी देखा है, लेकिन अभी जो दो गुट बन रहे हैं वो देख लीजिए। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथ साथ यूरोप के तमाम नेटो देश हैं। दूसरी तरफ रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, क्यूबा, ये तमाम एक तरफ होते दिखाई दे रहे हैं। जब आप नेटो देश की बात करते हैं तो इसी में आ जाता है फ्रांस, इसके साथ साथ जर्मनी, इसके साथ साथ इटली, तमाम अन्य देश जो बड़े देश हैं यूरोप के, जो नेटो के सदस्य हैं, ये सभी देश एक साथ हो गए। यानी कि दुनिया अब दो धड़ों में बंटती दिख रही है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि आज कोल्ड वॉर पार्ट 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन और रशिया के बीच में जबरदस्त घने संबंध हैं और इन दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट तौर से सामने रखा है। ठीक वही हाल अब किम जोंग उन के साथ समझौता कर सामने आ चुका है। G7 की जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी इस पर काफी चिंता जताई गई है। आज की डेट में जरा अपने आप को 80-85 साल पीछे ले चलिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1940 की, जहां 27 सितंबर को जर्मनी, जापान और इटली ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में इस समझौते को किया गया था। इस समझौते में यही बात लिखी थी जो आज रशिया ने किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ किया है कि अगर किसी देश पर हमला होता है या कोई देश युद्ध पर जाता है तो ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे और अन्य देशों पर हमला करेंगे। जर्मनी और जापान और इटली के बीच में यह समझौता हुआ था।
आज कुछ ऐसा ही एक इविल एक्सिस, जिसे कि अमेरिका कहता है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर अब अलग अलग खेमों में बटी हुई दुनिया दिखाई दे रही है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। कई ऐसे देश हैं, जैसे कि भारत, आज अपने आप को एक अलग परिस्थिति में पा रहा है। जब पहला कोल्ड वॉर था, उस वक्त भारत ने अपने आप को नॉन अलाइंड बनाया था, यानी कि हम किसी भी खेमे के साथ मिलकर खड़े नहीं थे। पाकिस्तान ने अमेरिकी खेमा चुना था, लेकिन भारत ने कोई खेमा चुना नहीं था। भारत ने दोनों खेमों से मदद ली थी और दोनों खेमों के साथ अपने तालमेल को बनाए रखा था। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर भारत अब अमेरिका के साथ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। उत्तर कोरिया के साथ भी संबंध ठीक ठाक है, वर्केबल सिचुएशन है। भारत के संबंध चीन के साथ बहुत खतरनाक है। कुछ और पैरेलल आपके सामने रखता हूं। एक्सपेंशनिस्ट जर्मनी और एक्सपेंशनिस्ट जापान की भूमिका में आज आपको चीन दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस तरीके से जापान एक्सपेंशन की नीति पर था, जापान ने भारत पर भी हमला किया था, चीन पर भी हमला किया था, यहां तक कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला किया था। आज चीन उसी तरीके से ताइवान, भारत और उसके साथ साथ अपने आसपास के तमाम इलाके, फिलीपींस के साथ अभी हाल की जो झड़प है, वो इसी का परिणाम है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत चीन चल रहा है, जैसा कि हम पहले जापान को देख रहे थे। रशिया एक डायनेमिक पावर के तौर पर है, जैसा हमने पहले जर्मनी को देखा था दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले, और अलाइड स्टेट के तौर पर इटली की परिकल्पना आज आप नॉर्थ कोरिया के साथ कर सकते हैं। कुछ यही परिस्थिति आज पूरी दुनिया में बन रही है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी दुनिया के बड़े नेता एकजुट होकर इस परिस्थिति को डिफ्यूज करें, अन्यथा स्थिति काफी खराब हो सकती है।